हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कंपोनेंट लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं और उसके कंपोनेंट कैसे कनेक्ट किए जाते हैं। क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए हुए हम इलेक्ट्रिसिटी को कहीं से भी या इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कर सकते, और जब तक हमारे पास कंप्लीट कंपोनेंट नहीं है तब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर सकते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट और कंपोनेंट के बारे में। उसके बाद डिस्कस करेंगे एक ओम्स लॉ के बारे में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ओम्स लॉ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, कैसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक बात थी कि इलेक्ट्रिक सर्किट जब बनाया गया था तो वो एक अरेंजमेंट होता था। क्या होता था, जितने भी सर्किट्स बनाए गए थे तो उनके लिए एक अरेंजमेंट किया गया था। चाहे उसमें करंट सोर्स यूज करें, चाहे हम वहां पे कोई कंडक्टिंग पाथ बनाएं, या जितने भी अप्लायंसेज होते हैं उनके थ्रू अगर हमें कोई भी करंट को कंटिन्यूअसली फ्लो कराना होता है तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट का ही यूज करते थे। ठीक, क्या कहना है कि अगर हमें कोई भी करंट को पास कराना है किसी भी सर्किट में से, तो वो सर्किट हमेशा क्लोज पाथ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन बोली गई, कई बुकों में लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन क्या होती है, द क्लोज पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, द क्लोज पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। कई बुकों में ये लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट एन अरेंजमेंट ऑफ करंट सोर्स, arrangement of current source, conducting path and appliances through which current can continuously flow। करंट जो है कंटिन्यू फ्लो करती है। जब हम कोई कंडक्टिंग पाथ बनाते हैं तो कंटिन्यूअस हमें कंडक्टिंग पाथ बनाना होता है, और वो किससे बनता है, हमारा वायर्स से। किससे बनता है, वायर्स से एक पाथ बनाया जाता है। उसमें वायर्स भी होते हैं, रेजिस्टेंस भी लगे होते हैं, और दो टर्मिनल होते हैं जिनमें जिसको हम स्विच कहते हैं। उस टर्मिनल से वो वायर कनेक्ट कर दिया जाता है, या सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट रहते हैं। दो टर्मिनल्स जो होते हैं वो किसके होते हैं, सेल या बैटरी के। ठीक, उस वायर को वहां से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से उस सर्किट में क्या है, हमारी करंट फ्लो कर रही होती है। तो इसको भी हम सर्किट कहते हैं, इसे भी क्या कहते हैं, सर्किट ही कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। अगर डेफिनेशन लिखनी है तो क्या डेफिनेशन होती है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज एन अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट एन अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टिंग पाथ या अरेंजमेंट ऑफ करंट। ठीक है, करंट सोर्सेज, कंडक्टिंग पाथ, जो भी हमारे कंडक्टिंग पाथ्स होते हैं, मींस वायर जहां से हमारी करंट कंडक्ट कर रही होती है। ठीक है ना, एंड appliances through current continuously flow। ठीक, ये क्या है हमारा, इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जो करंट है हमारी कंटिन्यूअसली फ्लो करती है। कई बुकों में लिखा हुआ है द क्लोज्ड पाथ of flow of electric current is called circuit। ठीक है, जो क्लोज पाथ होते हैं जहां पे हमारी इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कर रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं। ठीक है, और सर्किट बनाया कैसे जाता है, कैसे हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर हमें एक बल्ब है, बल्ब को जलाना है, बल्ब को जलाने के लिए हम किस किस का यूज करते हैं। मान के चलिए अगर हमारे पास एक स्विच है, क्या है, एक स्विच, ठीक, एक सेल है,
यहाँ पे एक क्या है हमारे पास, सेल है, जिसको हम बैटरी भी कहते हैं। ठीक, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है इस साइड में, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ क्या होगा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ क्या है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ कोई बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और ये सभी एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे स्विच कनेक्ट है मेरा, और ये कॉपर का वायर है। ये क्या यूज कर रहे हैं हम इसमें, कॉपर का वायर, और बल्ब का एक जो टर्मिनल होता है वो किससे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल से। बल्ब सॉरी इसका वायर का एक जो टुकड़ा है, ठीक, वायर दोनों तरफ से कनेक्ट किया जाता है किसी भी बैटरी में, पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल से। तो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के सॉरी इस बल्ब के होल्डर से, एक स्विच के होल्डर से कनेक्ट है, और दूसरा जो बल्ब का होल्डर है यानी दूसरी साइड का जो होल्डर दे रखा है उसका अदर जो वायर है वो नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पे कनेक्ट है। होल्डर देखे होंगे, होल्डर में दो वायर लगे होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल से हमारा बैटरी के कनेक्ट रहता है। इस तरह से हमने इनको क्या किया, इससे कनेक्ट कर दिया। और ये हमारा किसका वायर था, कॉपर का वायर। ये कौन सा वायर यूज किया था हमने, कॉपर वायर यूज किया था। जब हमने यहाँ कॉपर वायर यूज किया, और अगर ये स्विच मेरा कैसा है, यानी ये जो पूरा सर्किट बनाया है, अगर ये क्लोज्ड है, ये स्विच कैसा है मेरा, अगर व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड या ऑन, क्या कहते हैं इसको, या तो ये क्लोज्ड होना चाहिए या फिर अगर स्विच ऑन है तो इस केस में क्या होगी, यहां से हमारी करंट फ्लो करना स्टार्ट होगी। तो करंट इस तरह से फ्लो करेगी, तो जो बल्ब था ये क्या करेगा, अब लाइट्स अप हो जाएगी, यानी ये बल्ब जलना शुरू कर देगा, लाइट्स अप। ठीक है, ये बल्ब क्या होगा, लाइट देना स्टार्ट कर देता है, यानी ग्लो, चमकना स्टार्ट कर देता है, जलना शुरू कर देता है, और करंट हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती हुई कहां तक जाती है, नेगेटिव टर्मिनल तक जाती है। कब, जब हमारा स्विच कैसा है, क्लोज्ड है। ठीक, हमने इसमें क्या अरेंजमेंट किया था, क्योंकि ये पूरा एक सर्किट बन गया, और जब मैंने क्या डेफिनेशन बोली है, डेफिनेशन क्या बोली गई, द क्लोज्ड पाथ ऑफ, ठीक, क्लोज्ड पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी क्लोज पाथ से हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही होती है तो वो ही हमारा सर्किट होता है। ठीक, सर्किट ओपन भी हो सकता है, लेकिन उस केस में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं कर रही होती है। अब जैसे ही मैंने स्विच अपना ऑन किया, यानी ये स्विच पूरी तरह से क्लोज था, तो शॉर्ट सर्किट बनता है। शॉर्ट सर्किट में हमेशा करंट क्या होती है, फ्लो कर रही होती है। यहाँ पे करंट ने क्या किया, फ्लो करना शुरू किया, जिसकी वजह से बल्ब क्या थे, जल गए। ठीक, अगर करंट फ्लो ना करती तो बल्ब नहीं जलते। ठीक है ना, तो व्हेन स्विच इज क्लोज या ऑन, तो उसकी वजह से क्या हुई, हमारे करंट फ्लो करने लग गए और सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बल्ब था वो क्या हुआ, लाइट सब करने लग गया। ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट किधर गई, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। और यहाँ पे हमने किसका वायर यूज किया है, कॉपर का वायर यूज किया है। अब बात करते हैं जब हमारा स्विच क्या हो, क्लोज हो, सॉरी ओपन हो। अब इसी में एक टर्म और समझते हैं, यहाँ पे ही अगर हमारा स्विच यहाँ पे क्या कर दिया जाए, ये तो मेरा स्विच क्या था, क्लोज था। ठीक, अब मैंने स्विच को ओपन कर दिया, तो उस केस में क्या होगी, करंट जलेगी, वो सॉरी बल्ब जलेगा या नहीं, बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब रुक जाएगा। जैसे ही आपने देखा होगा, आप स्विच को ऑफ करते हैं तो उस समय ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है। जैसे ही आपने स्विच को ऑफ किया तो ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है, जिसकी वजह से बल्ब क्या है, स्टॉप हो जाता है वहीं पे ग्रोइंग करना। ठीक है, बल्ब चमकना बंद कर देता है। तो वो कैसा हमारा सर्किट होता है, ओपन सर्किट होता है, जिसमें हमारी करंट फ्लो नहीं कर रही होती है, और यहां से सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। मान के चलिए एक वायर निकल गया स्विच का, क्या हुआ, एक वायर निकल गया हमारे स्विच में से या सेल में से, तो उस केस में क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती है। ठीक है ना, अब माना मैंने, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, स्विच इज ओपन। ठीक है, स्विच को मैंने क्या किया, जैसे ही मैं स्विच को ओपन करूंगा तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि ये सर्किट कैसा हो जाएगा, हमारा ब्रेक हो जाएगा।
ये सर्किट कैसा हो जाता है, ब्रेक हो जाता है जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं। क्या करते हैं, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो यहां से मेरा सर्किट जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, ब्रेक हो जाएगा, और इसकी वजह से जो लाइट्स है वो नहीं जलेंगी। ठीक है, यहाँ पे लाइट जलना बंद हो जाएगी। तो व्हेन स्विच इज ओपन, अगर मैंने स्विच को ओपन कर दिया तो इस केस में क्या होगा, जो मेरा यानी ऑफ मान लिया, स्विच ऑफ करना है या ओपन करना है, तो इस केस में जैसे ही मैंने स्विच को ओपन किया तो यहां पे जो वल्व है, वल्व स्टॉप्स ग्रोइंग। ठीक है, वल्व क्या होगा, ग्रोइंग करना स्टॉप कर देगा, और जिसकी वजह से हमारी जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने की वजह से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो नो करंट फ्लोज, इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर किसी भी करंट ने फ्लो नहीं किया, नो करंट फ्लो, जब हम स्विच को ओपन करते हैं या ऑफ करते हैं। ठीक है, तो ये केस था हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या था, हमने इसमें क्या सीखा, कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक अरेंजमेंट होता है। देखिए ये पूरा अरेंजमेंट है, यहाँ पे एक बैटरी सोर्स लगा हुआ है, ठीक, स्विच लगा हुआ है, और वायर क्या है, यहाँ पे एक कंडक्टिंग पाथ बना रहे हैं, और ये कोई एक अप्लायंसेज है जिसका हम यूज कर रहे हैं। इसके थ्रू हम अगर कंटिन्यू करंट को पास कर रहे हैं, ठीक है ना, करंट को क्या कर रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं, तो यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सर्किट सिंबल्स की। कुछ सर्किट्स के सिंबल हैं जो काफी यूज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की और उनके सिंबल। इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स एंड इट्स सिंबल। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट एंड इट्स सिंबल। जब हम इनकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट और इसके सिंबल्स की, तो किस तरह से हम इनको यूज करते हैं, ठीक है ना, सिंबल्स को किस तरीके से यूज करते हैं। अगर हम बात करें जब भी, तो सबसे पहले हमने देखा था कि अगर इस तरह का कोई सिंबल दिया हुआ है और प्लस माइनस लगा हुआ है, ठीक, इस तरीके का सिंबल होता है, इस टाइप का सिंबल, तो इसको हम सेल कहते थे। क्या कहते थे, सेल। अगर मैंने यही सिंबल इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बना दिए, क्या है, ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे बैटरी कहेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होती है, हमारी बैटरी होती है। ये किसका सिंबल है, बैटरी का है। ठीक, ये सिंबल किसका है, हमारा बैटरी का है। थर्ड है, अगर इस तरह से कोई पाथ जा रहा होता है या सर्किट में इस तरह से हमें कोई सर्किट मिलता है जिसमें से कंडक्टिंग पाथ जाता है, तो ये हमारा वायर का वर्क करता है। कंडक्टिंग पाथ होता है जो होता है, ये किसका वर्क कर रहा है, यहाँ पे वायर का। अगर हम किसी को वायर को किसी के साथ इस तरह से एक पॉइंट बना के ज्वाइन कर देते हैं, किसी भी वायर को हमने यहाँ पे क्या किया, ज्वाइन कर दिया, तो इसको बोलेंगे अ वायर जॉइंट। ठीक है, वायर को ज्वाइन करना है, किसी से कनेक्ट करना है, तो इसको क्या बोलेंगे, वायर जॉइंट बोलेंगे। इसके अलावा अगर हम किसी भी सर्किट को इस तरह से शो करते हैं, ये हमारा सर्किट शो हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम ओपन सर्किट। क्या ओपन स्विच। इसको क्या बोलेंगे, ओपन स्विच बोलेंगे, या प्लग की भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्लग की। ये क्या होता है, हमारा ओपन स्विच होता है। अब जैसे ही अगर मैं इसमें इस तरीके से एक पॉइंट और लगा दूं, तो ये क्या होता है, मेरा क्लोज स्विच होता है। ये कैसा स्विच है, मेरा क्लोज स्विच है। ठीक है, ये कैसा स्विच होता है, क्लोज स्विच होता है। और जब हम ओपन सर्किट की बात करते हैं, तो इस तरह से अगर किसी भी पॉइंट्स पे इस तरीके से शो हो रहा है आपको कोई भी सिंबल, तो ये हमें ओपन के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा,
ओपन के बारे में। ठीक, अगर किसी इस तरीके से हमें कोई सिंबल शो होता है और इससे ये एक तरह से क्या है, ये इससे ही कनेक्ट हो जाता है, ये मान लीजिए ये इस तरह से होता है हमारा। ठीक है, ऐसे अगर कनेक्ट रहता है कोई भी सिंबल, इस तरीके का सिंबल होता है और इसको ये 1 मिनट, ये है मेरा, ठीक, ये इस तरह जा रहा होता है। ठीक है, और यहीं से अगर कोई इस तरीके से कनेक्ट होता है तो ये कैसा होता है, मेरा स्विच ओपन होता है। ठीक है, सॉरी क्लोज स्विच होगा, ये कैसा होगा, क्लोज स्विच, यानी इसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अगर इस तरीके से हमें कोई सिंबल दिखाई देगा शॉर्ट सर्किट, और इसको हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट कहते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल पूरी तरह क्या होता है, ओपन होता है। ओके, अब बात करते हैं, अगर कोई वायर इस तरीके से जा रहा है और विदाउट ज्वाइन या कांटेक्ट, इस तरीके से हम किसी वायर को निकालते हैं तो इसको, ये क्या होता है, वायर विदाउट कांटेक्ट। ठीक है, वायर विदाउट कांटेक्ट। ठीक है, वायर विदाउट कांटेक्ट या वायर क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट, ये भी कह सकते हैं वायर क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट। ठीक है, बिना कांटेक्ट के एक वायर था दूसरे वायर के साथ क्रॉस कर दिया तो इसे क्या कहेंगे, वायर क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट। ये सिंबल यूज किए जाएंगे जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक सर्किट जब बनाएंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे, तो वहां पे इन सिंबल्स की हमें जरूरत पड़ेगी। 8 नंबर। ठीक, अगर कोई इस तरीके से बना हो, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, ये सिंबल किसका होता है, रेजिस्टेंस का। इसका काफी यूज किया जाएगा आगे चल के। ओम्स लॉ इसी पे बेस्ड है पूरा। अगर बात करें ओम्स लॉ किस पे बेस्ड होता है, हमारा रेजिस्टेंस पे बेस्ड होता है। ठीक, और ये एक तरह का फिक्स्ड रजिस्टर भी है। कैसा है, फिक्स्ड रजिस्टर भी बोलते हैं इसको, फिक्स्ड रजिस्टर। 2 तरह के रजिस्टर होते हैं, एक वेरिएबल भी यूज करते हैं। वेरिएबल रजिस्टर कैसा होता है हमारा, इस तरीके का होता है। ये क्या होता है हमारा, वेरिएबल रजिस्टर। इसको क्या कहते हैं हम, वेरिएबल रजिस्टर्स कहते हैं। ठीक, इस तरह से एक एरो आ जाता है तो इसको हम वेरिएबल रजिस्टर भी कहते हैं और रोहो स्टेट भी कहते हैं। रो स्टेट में किस तरह से ज्वाइन दिखाते हैं हम, ये रेजिस्टेंस है कोई, ठीक, इस तरह से एक ज्वाइनिंग दिखाई जाएगी किसी भी कनेक्टिविटी की, तो इसको हम वेरिएबल और रिहो स्टेट ये दोनों ही कहते हैं। इसका प्रैक्टिकल काफी किया जाता है, जब हम रिहो स्टेट की बात करते हैं तो काफी प्रैक्टिकल इसका किया जाता है। अब बात करते हैं अमीटर का, आप पहले ही पढ़ चुके हो, ए प्लस माइनस। ठीक है, ये किसका होता है हमारा सिंबल, ए मीटर का। ये किसका सिंबल है, ए मीटर का सिंबल है। ठीक है ना, वोल्ट मीटर का भी हम पढ़ चुके हैं पहले, ये भी सेम बी प्लस माइनस। तो ये किसका सिंबल होता है हमारा, वोल्ट मीटर। ये किसका सिंबल है हमारा, वोल्ट मीटर का है। ठीक है ना, तो एक आता है, अगर हमें करंट को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए कौन सा यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये क्या किसका सिंबल होता है, गैल्वेनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर। अगर हमें कोई करंट डिटेक्ट करनी होती है तो उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। तो एक बार पहले इन्हें कंप्लीट समझते हैं। प्लस माइनस का इस तरह का कोई सोर्स दे रखा है, ये एक्सटर्नल सोर्स भी कहा जाता है और इसको हम सेल कहते हैं। और जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बनते हैं तो उसको हम बैटरी कहते हैं। सेलों का कॉम्बिनेशन क्या है, बैटरी है। ये एक वायर होता है, अगर हम वायर को किसी दूसरे वायर के साथ ज्वाइंट कर दें तो ये वायर ज्वाइंट कहलाता है। ये हमारा ओपन स्विच का सिंबल होता है। इस तरह से अगर हमें कोई भी सर्किट में सिंबल दिखाई देगा तो वो किसका होगा, ओपन स्विच का होगा। क्लोज स्विच का सिंबल इस तरीके से दिखाई देता है, 2 पॉइंट आपस में जुड़े रहते हैं इसमें। ये कौन सा, जब हमें किसी भी वायर को विदाउट कांटेक्ट उससे क्रॉस करना होता है तो ये सिंबल्स यूज करते हैं। ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ये वेरिएबल रजिस्टर का होता है। अगर एक एरो आ जाता है, यहाँ पे जो रजिस्टर की वैल्यू है वो वेरी कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो फिक्स्ड रहती है। ठीक है ना, ये अमीटर का सिंबल है, ये वोल्ट मीटर का सिंबल है, और ये हमारा किसका सिंबल है, गैल्वेनोमीटर का। अमीटर का यूज हम करंट को मेजर करने के लिए करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज वोल्टेज को मेजर करने के लिए, और गैल्वेनोमीटर का यूज हम करंट को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। इसके अलावा
रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको किस तरह से वो अपोज करेगा, तो अपोजेज करेगा, तो ये किसका काम होता है, रेजिस्टेंस का काम होता है। और सर्किट सिंबल्स देखते हैं इसके अलावा। देखिए अगर हम सिंबल्स की बात करें, इसके बाद जो सिंबल आता है हमारा, अगर कोई सिंबल्स, कई सिंबल्स में बल्ब बना हुआ आता है, आपने देखा होगा बल्ब, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब इस तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब इस तरीके का बना होता है, कई में इस तरीके से बना भी आ जाता है। जब भी हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करते हैं इस तरीके से बना होगा, और ये इस तरीके का, ठीक है। तो ये हमारे किसके होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करते हैं। ये किसका सिंबल है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, ठीक है ना। इस तरह के जितने भी सिंबल है वो इलेक्ट्रिक बल्ब या लैंप के सिंबल है, लैंप भी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक लैंप भी कहते हैं। इसके अलावा अगर इस तरीके का कोई सिंबल दिखाई दे आपको, ये हमारा इंडक्टेंस का होता है, इंडक्टर का, किसका होता है, इंडक्टर। ये जो सिंबल्स होता है ये इंडक्टर का होता है। जब भी हमें कोई एनर्जी स्टोर करनी होती है तो उसके लिए हम इंडक्टर का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर इस तरीके का कोई सिंबल आ जाए, ये जो सिंबल होता है ये हमारा कैपेसिटर का होता है, किसका होता है, कैपेसिटर का, ठीक है। डिस्चार्ज और चार्ज करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। जब भी कोई चार्ज, डिस्चार्ज या चार्ज करने हैं वोल्टेज वगैरह या बैटरी, तो उसके लिए हम कैपेसिटर का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सिंबल्स किसका होता है, हमारा कैपेसिटर का होता है। अब बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट के इतने कंपोनेंट और सिंबल बता दिए तो किस तरह से बना सकते हैं। मान के चलिए मैंने एक लैंप ली, ये लैंप है मेरे पास, ठीक है, ये मैंने लैंप ले ली, इसको मैंने क्या किया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। क्या किया, बैटरी के साथ कनेक्ट किया। देखो ये बैटरी के साथ मैंने कनेक्ट कर लिया। ये बैटरी के साथ कनेक्ट, और मैंने यहाँ पे ओपन स्विच लगा दिया। क्या लगा दिया है भाई, ओपन स्विच। ये सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो सिंबल होता है ये किसका होता है, ओपन स्विच का होता है। ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, मेरा ओपन स्विच। ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा होगा ये ओपन स्विच का सिंबल है, ये लैंप का सिंबल है, ये बैटरी का सिंबल है। अब इसमें जब ये ओपन सर्किट है तो इसका क्या होगा, करंट फ्लो करेगी क्या, यहाँ पे ओपन सर्किट दे रखा है तो करंट हमारी इसमें फ्लो नहीं करेगी, जिसकी वजह से ये बल्ब नहीं जलेगा। ये जो बल्ब है ये बिल्कुल नहीं जलेगा। अगर इसी सर्किट को मैं ये क्लोज स्विच, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी सेल्स, जिसे बैटरी कहते हैं। अब ये क्या था, मेरा क्लोज स्विच था। ये कैसा स्विच है, जब मैंने एक सर्किट बनाया तो ये क्लोज स्विच बना दिया। जब मैंने ये क्लोज स्विच बनाया तो ये बल्ब क्या होगा, यहाँ पे ग्लो करने लगेगा। इस तरह से ये बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, और ग्लो करने के साथ साथ जो करंट है हमारी वो फ्लो करने लग जाएगी। इस तरीके से करंट क्या होगी, यहाँ पे फ्लो करेगी। जब हम क्लोज स्विच रखेंगे यानी क्लोज सर्किट है तो क्लोज सर्किट में हमारी करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी, ठीक। तो ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कंपोनेंट इट्स सिंबल। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद बात करते हैं हम ओम्स लॉ की। अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ क्या था, अब तक हमने वोल्टेज देख लिए, ठीक, करंट भी देखा, कंडक्टर्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं, इंसुलेटर्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब ये ओम्स लॉ क्या कहता था, अगर किसी भी कंडक्टर में से जब कोई करंट फ्लो कर रही होती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। किसके होती है, पोटेंशियल डिफरेंस के, किसके, कंडक्टर के, ठीक है, कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता था, करंट। अब करंट क्या थे, दो एंड्स पे ज्वाइन रहती थी, सॉरी
पोटेंशियल के दो एंड होते थे, तो वहां तक करंट हमारी फ्लो कर रही होती थी। तो इसके लिए एक कॉन्फ़िगरेशन बताई गई कि इसमें लेंथ भी होगी, कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ भी होती है, एरिया भी होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी हो सकता है, और कोई ना कोई टेम्परेचर रहता है। ठीक, तो उन्होंने कहा कि अगर कंडक्टर रिमेन अनचेंज्ड है तो उस केस में ये कंडीशन सही है कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। जब भी बात करते हैं किसी कंडक्टर के लिए, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी कब था? जब कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट, एक तरह से कंडक्टर की ना तो हमने लेंथ चेंज की है ना ही एरिया चेंज किया है, तो उस केस में जो हमारी करंट है उस कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। उनके दो एंड्स होते हैं कंडक्टर के, उन दोनों एंड्स के कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये पता लगा तो ये ओम्स ने बताया, हमें किसने बताया? ये ओम्स ने बताया, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, जब भी हम कंडक्टर की बात करते हैं। लेकिन इनका ये लॉ सेमीकंडक्टर के लिए फेल हो गया था। अगर बात करें, जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पे ये लॉ जो था फेल था, ठीक है ना, क्योंकि हमने करंट को इसके अकॉर्डिंग तो फ्लो करा सकते थे, लेकिन उसको अपनी तरफ से इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते थे। तब जाके आगे सेमीकंडक्टर्स आए, तो उसमें क्या था, हम अपनी तरफ से किसी भी करंट को इंक्रीज डिक्रीज या अपनी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इसलिए ये जो लॉ था, ये जितने भी अप्लायंसेस शुरू में यूज किया गया, काफी अभी भी यूज, रेजिस्टेंस का काफी यूज भी किया जाता है, जितने भी सर्किट्स बनाए जाते हैं वहां पर रेजिस्टेंस का यूज होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर चिप या डिवाइसेज आने के बाद हमने जो करंट थी उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। किस तरह से हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ये ओम्स ने नहीं बताया था। ओम्स ने जब बताया था, क्या बताया था कि अगर हमारी करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो कर रही है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के कंडक्टर के एंड के। लेकिन उसका जो टेम्परेचर है, एरिया है, लेंथ है, अगर वो रिमेन्स अनचेंज्ड है उस कंडक्टर में, ठीक है, कांस्टेंट, यही ओम्स का स्टेटमेंट था। ओम्स ने स्टेटमेंट दिया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट, अगर बात करें एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट flowing through a conductor, current flowing through a conductor is directly proportional to its potential difference या to the potential difference of conductor and the potential difference across its conductor या across its ends, ठीक है, जो कंडक्टर के एंड थे उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। आई मैथमेटिकल रिलेशन निकाला इन्होंने, फिर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको ये भी लिख सकते हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। पोटेंशियल डिफरेंस भी किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? इस करंट के है। उसके बाद एक कांस्टेंट निकल के आया बी इज इक्वल टू आई आर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या था, ये आर क्या था हमारा, एक कांस्टेंट था, आर इज अ कांस्टेंट। तो आर यहाँ पे क्या है भाई, कांस्टेंट है। और जब मेरा आर कांस्टेंट है, कहने का मतलब क्या है, आर इज अ कांस्टेंट, जब आर कांस्टेंट है और इसको ही क्या बोला गया, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आगे चल के कहा गया, क्या कहा गया, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसका नाम क्या था, रेजिस्टेंस था, ठीक, तो इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अभी हमने सिंबल भी पढ़ा था, इस तरह के सिंबल्स जो होते हैं वो रजिस्टर्स के सिंबल होते हैं, ठीक है, ये एक तरह का मटेरियल है, सब्सटेंसेज है, तो इस तरह हम रेजिस्टेंस को शो करते थे। तो यहां से पता लगा कि आर इज कांस्टेंट है और वी इज इक्वल टू आई आर है। और हमने डेफिनेशन भी पढ़ी कि अगर कोई करंट
कंडक्टर में फ्लो कर रहा होता है तो वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के एंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। किस केस में? जब उसकी लेंथ और आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर जब कंडक्टर के रिमेन्स अनचेंज्ड है उस केस में। ठीक, तो वैल्यू जो आर की थी वो किस किस पे डिपेंड करती थी, ये याद रखना है। आर की वैल्यू है वो किस किस पे डिपेंड करती है? तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट इज लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो लेंथ होती है कंडक्टर की उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा नेचर, ठीक है, जो कंडक्टर का नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है किसी भी कंडक्टर का उस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा जो भी टेम्परेचर है कंडक्टर का इस पे डिपेंड करेगा। तो जो आर था वो किस किस पे डिपेंड कर रहा था, ये याद रखना है। लेंथ, नेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता था। किसके? कंडक्टर। ये किसके लिए कंडीशन थी? कंडक्टर। ये कंडीशन सेमीकंडक्टर के लिए नहीं होती है, किसके लिए होती है? कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो आर डिपेंड्स ऑन द, ये कंडक्टर पे कर रहा था। तो यहां से लिख सकते हैं एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, V इजिकल टू आई आर। तो मैथमेटिकल लिख सकते हैं R इजिकल टू बी अपॉन आई, ये भी लिख सकते हैं। V इजिकल टू आई आर, ये मैथमेटिकल रिलेशन है, V इजिकल टू आई आर और R इजिकल टू बी अपॉन आई। तो यहां में पता लगा कि जो R की वैल्यू थी वो इन मटेरियल, जो कंडक्टर में मटेरियल्स यूज किए जाते हैं इन सब पे डिपेंड करती है। उसके बाद बताया गया R बराबर B अपॉन आई होता है। तो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू, ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू कांस्टेंट क्वांटिटी के, एक कांस्टेंट क्वांटिटी के थ्रू करंट फ्लो कर रही थी, जिसको बाद में क्या कहा गया? रेजिस्टेंस कहा गया। क्या कहा गया? रेजिस्टेंस कहा गया। मान के चलिए अगर हमसे कोई पूछे कि मैंने वोल्टेज को डबल कर दिया तो करंट पे क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने क्या बोला, अगर सपोज करो मैंने बी को डबल किया तो करंट पे क्या, करंट क्या करेगा? बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था आई के, तो आई भी कैसा होगा हमारा? क्वेश्चन मार्क पहले बनाएंगे तो क्या होगा? डबल ही होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बी को अगर मैं हाफ्ड कर दूं, क्या कर दिया मैंने? बी को हाफ्ड कर दिया तो आई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक, आई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आई भी हमारा हाफ्ड ही रहेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो एक और डेफिनेशन कई बुकों में ये भी डेफिनेशन लिख देते हैं, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट क्वांटिटी भी कहते हैं। और ओम्स लॉ का स्टेटमेंट यही था हमारा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स। और ये वाली लाइन जरूर याद रखनी है कि जो रेजिस्टेंस था वो किस पे डिपेंड करता था? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर के एरिया पे और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता था। अगर मैं आर को डबल कर दूं, मैंने पूछा कि अगर मैंने यहां पे आर को डबल किया तो उस केस में आई पे क्या इफेक्ट होगा? आर को डबल किया तो देखो, अब आर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आई के। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आई के। अगर आर इंक्रीज कर रहा होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा होगा, तो जो करंट होगी वो हमारी क्या कर रही होगी? डिक्रीज कर रही होगी। अगर हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है तो करंट क्या होती है? डिक्रीज कर रही होती है। तो इस केस में आई पे क्या इफेक्ट होगा? आई हाफ्ड हो जाएगा इसका। ठीक है, और अगर आर को मैं हाफ्ड करता हूं तो इस केस में क्या होगा? आई जो होगा वो हमारा डबल हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हमें याद रखनी है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। V कैसे याद रखोगे? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, अगर V इंक्रीज करेगा तो I भी हमारा इंक्रीज करेगा। वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो करंट भी इंक्रीज करेगा।
और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/I के है। अगर आर इंक्रीज कर रहा है तो करंट क्या करेगी, यहां पर डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये कंसेप्ट था ओम्स लॉ का। अब बात करेंगे आगे। अब आगे का पार्ट पढ़ते हैं इसमें। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि R इजिकल टू V/I होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। लेकिन ये जो हमने कंडक्टर यूज किया था, ठीक, तो जो प्रॉपर्टी थी कंडक्टर की, तो अगर उसमें जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसको जो अपोज करने की कोशिश करता है उसको ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का क्या काम क्या है कि फ्लो ऑफ करंट को किस तरह से अपोज करना है, तो वह काम होता है किसका, रेजिस्टेंस का होता है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, जब भी कोई करंट हमारी कंटिन्यू फ्लो कर रही होती है तो उसको अपोज किसका काम है, अपोज कौन करेगा, रेजिस्टेंस हमेशा करंट को अपोज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, एनर्जी को स्टोर करने के लिए इंडक्टर का यूज करते थे। ठीक, कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज में यूज किया जाता था। तो इसी तरह इसकी भी एक प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये भी लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच opposes the flow of current, ठीक है, the flow of current through it is called resistance। इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, जिस वैज्ञानिक साइंटिस्ट के नाम क्या था इनका, ओम्स था, तो उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट रख दी गई ओम। ठीक है, उन्हीं के नाम पे ओम रख दी गई। हम ये भी लिख सकते हैं R इजिकल टू V/I होता है, B वोल्ट में होता है, वोल्ट अपॉन एम्पियर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वोल्ट अपॉन एम्पियर। ठीक, तो ओम्स इसकी यूनिट होती है। इसके अलावा अगर मैं 1 ओम रेजिस्टेंस है मेरा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर कर दूं, क्या कर दूं, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, तो अब 1 ओम की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो 1 ओम क्या है, किसका रेजिस्टेंस है, कंडक्टर का है। जब हमारे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट। ठीक है, अगर हमने कंडक्टर के एंड्स पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर दिया, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स पे अप्लाई किया, तो कितने एम्पियर की करंट बहेगी, उसमें से फ्लो करेगी, 1 एम्पियर की करंट उस कंडक्टर से फ्लो करेगी, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, 1 ओम रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे, 1 ओम रेजिस्टेंस। तो 1 ओम रेजिस्टेंस इज द 1 ओम रेजिस्टेंस इज 1 ओम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर when be applied 1 volt potential difference it ends, जैसे ही हमने इसके एंड्स पे 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड की, ठीक, तो एक करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, तो 1 ओम की जो 1 एम्पियर की जो करंट है वो फ्लो करेगी, इसके थ्रू क्या होगी, फ्लो करना शुरू कर देगी 1 एम्पियर। तो वो 1 ओम की डेफिनेशन क्या होती है, 1 ओम ऐसा कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जैसे ही हमने when we applied 1 voltage potential difference its end, यानी कंडक्टर के एंड्स पे जैसे ही हमने 1 वोल्ट की पावर सप्लाई दी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो वहां से 1 ओम की हमारी करंट जो है, करंट फ्लो करेगी। क्या करेगी, करंट, CURRENT, ठीक है, करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। क्या करेगी, करंट फ्लो करेगी। इसे ही हम 1 ओम कहते थे। हमने पढ़ा था I
प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, वोल्टेज के। आई प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, वोल्टेज के। अगर हम आई को इंक्रीज करेंगे या वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर मैंने वोल्टेज को इंक्रीज किया तो करंट भी क्या करेगा भाई, इंक्रीज करेगा। V को हम वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को I से रिप्रेजेंट यानी एम्पियर, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। और इसका जो हमेशा ग्राफ जो बनता है वो लीनियर होता है। कैसा ग्राफ यूज होता है, लीनियर, इस तरीके का ग्राफ बनता है। और ये हमें रेजिस्टेंस के बारे में बता रही होती है। यही वैल्यू किसके बारे में बता रही है, रेजिस्टेंस, क्योंकि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B के है, तो ये किसका स्लोप होता है, हमारा रेजिस्टेंस का स्लोप होता है। अब न्यूमेरिकल में कई क्वेश्चन दिए जाते हैं कि किस तरह से वोल्टेज और करंट दे रखा होगा, रेजिस्टेंस निकालना होता है। तो R क्या होता है, अगर स्लोप की बात करेंगे, स्लोप किसका है, ये I अपॉन B का स्लोप है। किसका स्लोप है, I अपॉन B का स्लोप है। चलो एक ग्राफ और बनाते हैं, उससे समझाते हैं कैसे हम स्लोप निकालते हैं, ठीक है ना। अगर हमें कोई स्लोप निकालना है किसी भी ग्राफ का, जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, हमारा कंडक्टर भी इंक्रीज कर रहा होगा। उस केस में क्या होगा, कंडक्टर भी इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है ना। तो अब समझते हैं कि कैसे हम स्लोप फाइंड करेंगे। देखिए बी आई, ठीक है, बी आई। इसके बाद मैंने इसका ग्राफ कैसा होता है, अगर कोई पूछे, ओम्स लॉ में लीनियर ग्राफ यूज करते हैं। ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा है, लीनियर है। ये एक करंट मैंने ये मान ली इस वोल्टेज पे आ रही है, एक करंट मेरी ये है वो इस वोल्टेज पे आ रही है, ठीक है। यहाँ B1 वोल्टेज माना, यहाँ B2 वोल्टेज, और इस करंट को मैंने I2 माना है, और इस करंट को I1, और इस पॉइंट को O, इस पॉइंट को क्या माना मैंने, O। जहां पे ये ज्वाइन हो रही थी उसको A मान लिया मैंने। कौन सा पॉइंट मान लिया, A। इस पॉइंट को मैंने क्या माना, B। इस पॉइंट को मैंने क्या माना, C या D, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने क्या माना, D, ABC, और ये पॉइंट क्या हो गया मेरा D। देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, खुद दिखाई दे रहा होगा, ये रेक्टेंगल बन रहा है एक तरह से। तो इस तरह से ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट में, ठीक है ना। तो I1 करंट ये है, I2 करंट ये है। अब हमें इसका स्लोप निकालना है। इस पे एंगल जो बनेगा वो क्या होगा मेरा, थीटा। एंगल क्या होगा, थीटा। और इस पे भी जो एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा, थीटा, ठीक है। क्योंकि जब भी हम इस स्लोप की बात करेंगे तो यहाँ पे एक एंगल बनना ही होंगे, तो वो एंगल क्या होंगे मेरे, थीटा होंगे। अगर O से C तक की बात की जाए, स्लोप ऑफ द लाइन की बात की जाए, ये स्लोप है, ठीक है। लाइन किसकी है, स्लोप। तो ये क्या होती है मेरी OC, ये क्या आएगी, OC, ठीक है। O से लेके C तक की जो लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन कहेंगे, ठीक। अब निकालेंगे कैसे इसे। एक लाइन तो मेरी आ रही है ये BD, एक लाइन क्या बन रही है, BD, और एक लाइन क्या है मेरा, ये ट्राइंगल बनना है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा क्या है, क्योंकि जब भी हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो वहां से ही स्लोप पहले फाइंड करेंगे। तो यहां पे क्या है, BD अपॉन AD, ठीक है, BD अपॉन AD। ये मान लीजिए ये ट्राइंगल है कोई, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये A है, ये मेरा B है, और ये मैंने क्या है, D है, ठीक है। और ये 90 डिग्री का है। तो अब हमने पढ़ा था इससे पहले, अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि BD की बात करेंगे। BD क्या है, यहाँ पे करंट है। BD किसको बता रहा है, मुझे करंट के बारे में बता रहा है। इस तरह से यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, तो ये करंट बता रहा है। तो क्या लिखेंगे, ज्यादा कौन सा है, I2 की वैल्यू ज्यादा है I1 से, तो BD इजिकल टू किसके होगा, I2 माइनस I1 के। BD इजिकल टू किसके होगा, I2 माइनस I1 के होगा। अब इसके बाद AD अगर देखोगे B1 और B2 है, तो B2 माइनस B1, क्योंकि वोल्टेज B2 ज्यादा है किससे, B1 से, तो B2 माइनस B1। तो इसको मैं लिख सकता हूं I अपॉन B के इक्वल, किसके, I अपॉन B, ठीक है, I अपॉन B के इक्वल लिख सकता हूं। तो स्लोप क्या निकल के में आया मेरा, I अपॉन B निकल के आया। स्लोप क्या आ रहा है यहाँ पे, I अपॉन B निकल के आ रहा है। जब मेरा स्लोप I अपॉन B निकल के आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो स्लोप आया है वो 1 अपॉन R के आया है। कैसे आया है कि
आर इजिकल टू क्या होता था फॉर्मूला, बी अपॉन आई, और इसके अपोजिट आया है तो 1 अपॉन आर के आया है, स्लोप किसके आया है 1 अपॉन आर, तो आर इजिकल टू किसके हो सकता है 1 अपॉन स्लोप के, आर इजिकल टू किसके होगा 1 अपॉन स्लोप। तो इस तरह से हम, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरीके से हम स्लोप के द्वारा क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्वेश्चन सोल्व कर, सॉरी ग्राफ सॉल्व किया है। ग्राफ कैसे यूज करते हैं ये बताया गया है कि अगर मान के चलिए सिंगल ग्राफ लीनियर आ रहा है, अगर 2 वैल्यू दे रखी है तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, स्लोप निकालना होता है। तो इस तरीके से हम क्या है यहाँ पे स्लोप को फाइंड करते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। और अगर हमारे मेटल्स में कोई एक पॉइंट याद रखना है, मेटल्स में अगर कोई भी हाई करंट फ्लो कर रहा हो, मेटल्स में बहुत ज्यादा हाई करंट होता है तो वो नॉन ओमिक होता है। मेटल्स में हाई करंट होगा तो वो कैसा होगा हमारा, नॉन ओमिक होगा। किसी भी मेटल में ज्यादा हाई करंट होगा तो वो कैसा होता है, बिकम कैसा बन जाता है, नॉन ओमिक बन जाता है। मेटल अगर हाई करंट में मेटल एट हाई करंट बिकम्स नॉन ओमिक, कैसा बन जाएगा, नॉन ओमिक बन जाएगा। इसके अलावा रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने इससे पहले कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में पढ़ा था, अब एक रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, रजिस्टर। देखिए इससे पहले हमने कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ा था, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रजिस्टर्स के बारे में। जब हम कंडक्टर में हमने क्या पढ़ा था कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट होती है, वो फ्लो कर रही होती है। कंडक्टर इस टाइप का सब्सटेंस होता है। लेकिन गुड कंडक्टर कौन सा होता है, हमेशा जिसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या हो, लो हो। गुड कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जिनका लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को अपोज करना, ठीक है। तो लो जिसका रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, गुड कंडक्टर्स माना जाता है। इसके अलावा जो सब्सटेंसेज हमारे रजिस्टर क्या होता है, अब बात करते हैं हम रजिस्टर्स की, ठीक है। रजिस्टर्स क्या होता है, तो वो सब्सटेंस जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हाई हो, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो। आपने एलॉय यूज किए थे, निक्रोम वगैरह, तो वो कैसे होते थे, हमारे हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के होते थे। तो वो हमारे रजिस्टर की तरह वहां पर, क्योंकि रजिस्टर भी निक्रोम और मैग्नीन एलॉय के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं, इसी के बनाए जाएंगे, निक्रोम मैग्नीन, ठीक है, इनके बनाए जाते हैं। तो ये रजिस्टर्स बनाए गए, इसका काम क्या होता है, करंट को किस तरह से रिड्यूस करे, रिड्यूसेस द करंट। ये क्या करेगा, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है और करंट को रिड्यूस करने की कोशिश करता है पूरी तरह से, ठीक है ना। और एक आता था आपका इंडक्टर, तो इंडक्टर में क्या है, ये भी हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है। इंडक्टर भी हमारा क्या है, हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। लेकिन कैसा हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइटली, कैसा है, इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है हमारा इंडक्टर्स। ये याद रखना है हमें, ठीक है। इंडक्टर्स क्या है, इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। और ये सब्सटेंस कौन सा, इंसुलेटर, कंडक्टर, रजिस्टर एंड इंसुलेटर्स, ठीक है ना। इंसुलेटर कैसा है हमारा, हाई इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है। और इंसुलेटर में हमने बताई है कि कोई भी करंट पास नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइटली होता है, जिसकी वजह से करंट वो पास होने नहीं देता है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें अवेलेबल रहते हैं। तो ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, ठीक, वो वर्क कर रहे होते हैं तो किसका यूज करते हैं, ग्लव्स का यूज करते हैं। रबड़ के ग्लव्स होते हैं, तो वो ग्लव्स क्या है, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, किससे, करंट से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तभी तो देखा होगा वो ऊपर चढ़ जाते हैं ग्लव्स के साथ, है ना, उन्हें करंट नहीं लग रही होती, क्योंकि वो ग्लव्स क्या है, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और ये किसके बने होते हैं, इंसुलेटर के बने होते हैं, ठीक। तो रबड़ इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक। कुछ जगह वुड का भी यूज किया जाता है, वुड भी क्या है हमारा, इंसुलेटर होता है, ठीक है ना।
तो इसमें जो रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया था हमने, तो ये रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। कंडक्टर्स में क्या होता है, रजिस्टर्स में क्या होता है, इंसुलेटर्स में क्या होता है। तो गुड कंडक्टर लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, आसानी से कंडक्टर को करंट को पास होने देता है। रजिस्टर हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, करंट को कैसे रिड्यूस करना है उसके लिए हम रजिस्टर्स का यूज करते हैं। इंसुलेटर इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से हमारी जो करंट है वो फ्लो नहीं करती है। एग्जाम्पल फॉर रबर एंड वुड। और रजिस्टर के एग्जाम्पल निक्रोम, मैग्नीन के जो अलॉय हैं वो यूज किए जाते हैं। और कंडक्टर आप जानते ही हो, जो सब्सटेंस मेटल्स जो होता है वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, सिल्वर है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर की बात करें तो सबसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो सबसे बेस्ट बताया गया था। और मेटल अगर हाई करंट पे होता है तो ये क्या बन जाता है, हमारा नॉन ओमिक बन जाता है। वुड है, ठीक है, माइका है, ये सारे हमारे क्या है, गुड इंसुलेटर्स होते हैं। तो ये टॉपिक था आज हमारा ओम्स लॉ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजिस्टेंस के फैक्टर्स किस पर डिपेंड कर रहे थे उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। रजिस्टिविटी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ओम्स लॉ पे बेस्ड। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं।